नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल परिवर्तन द एजुकेशन हब पे। मैं विजन सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप सभी को पता है कि इस चैनल पर आपको एसएससी जीडी से रिलेटेड जो भी प्रैक्टिस सेट हैं वो कराए जा रहे हैं, जिसमें आपको डेली जीके जीएस, हिंदी, रीजनिंग और मैथमेटिक्स के प्रैक्टिस सेट करवाए जाते हैं। आज हम जीके जीएस के पोर्शन से ही संबंधित साइंस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आए हैं जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे। अगर आप इन क्वेश्चंस को देखते हैं और इसका पूरा एनालिसिस भी समझते हैं तो यहाँ से इन 50 क्वेश्चन के जरिए लगभग आपके 200 क्वेश्चन तैयार हो जाएंगे। और एग्जाम से पहले हम कोशिश करेंगे कि आपको 10 से 12 ऐसे प्रैक्टिस सेट सॉल्व करवा दें जिससे आपकी पूरी तैयारी कंप्लीट हो जाए और आपके साइंस से कोई भी क्वेश्चन ऐसा ना जो आपको आता ना हो। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं अपना पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन दिया है कि कुत्ते के काटने के लिए टीके की खोज किसने की। कुत्ते के काटने के इलाज के लिए टीके की खोज किसने की। तो ये होता क्या कि जब कुत्ता काटता है तो उससे हमें हो जाता है रेबीज, और रेबीज के टीके की खोज की थी लुई पास्चर ने। तो आपको आंसर याद रखना, लुई पास्चर। इन्होंने एंटी रेबीज वैक्सीन बनाई थी और इसके साथ में एक दूसरे व्यक्ति थे इमाइल राउबसन, उन्होंने भी बनाए थे, लेकिन ज़्यादा इसमें जो फेमस हैं वो है हमारे लुई पास्चर। तो ध्यान रखना, कुत्ते के काटने के इलाज के लिए टीके की खोज लुई पास्चर ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि मानव शरीर में पाँव की हड्डियां होती हैं। ऑप्शन आपके दिए गए हैं, खोखले होते हैं, ह्यूमरस नरम होते हैं, सॉलिड होते हैं, या निम्न में से कोई नहीं। तो मानव शरीर के जो पाँव की हड्डियां होती हैं वो बेसिकली खोखली होती हैं। होता क्या है, जो हड्डी नीचे आपको दिखती होगी पैर में, जो नी कैप के नीचे होती है घुटने में, वो इस तरीके से होती है। तो एक हड्डी को हम लोग बोलते हैं फ्यूबुला और दूसरी हड्डी को बोलते हैं, पैर की हड्डी को बोलते हैं टिबिया। तो इन दोनों के बीच में रहता है गैप, इसीलिए होती हैं खोखली। तो ध्यान रखना, दो यहाँ पे हड्डियाँ होती हैं हमारे पैर में, एक होती है फीबुला और एक होती है टीबिया। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखना, ये हमारे पैर में पाई जाती हैं, ये हमारी हड्डियाँ होती पैर वाली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि एड्स के विषाणु की प्रतिरोधी दवा क्या है। तो एड्स बेसिकली होता क्या है, एड्स का फुल फॉर्म होती है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। और एड्स एक बीमारी है जो किस वायरस की वजह से होती है, वो एक वायरस होता है ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस, जिसको हम लोग शॉर्ट में बोलते हैं HIV। ये वायरस होता है, इसकी वजह से एड्स हमें बीमारी होती है और एड्स बीमारी में हमारा इम्यून सिस्टम वीक हो जाता है। तो इस वायरस को ख़त्म करने के लिए दवा होती है जिडोवुडीन या जिसे एजाइडोथाइमिडीन भी बोला जाता है। तो इसको आप ध्यान रखिएगा, एड्स की बीमारी में इस दवा का यूज किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि एथलीट फूड बीमारी होती है, तो ये बैक्टीरिया से होती है, कवक से होती है, प्रोटोजोआ से होती है या निमाटोडा से। तो एथलीट फूड बेसिकली होता क्या, एक फंगल डिजीज है। ये एक फंगल डिजीज है, यानी कि फंगल से आप समझ सकते हो कि ये कैसे हो जाएगी, फंगाई वाली, यानी कि कवक से होने वाली ये बीमारी होगी। इसमें होता क्या है, पैर की उंगलियां जो होती हैं उनके वो बहुत रफ हो जाती हैं और जो टोज होते हैं अंगूठे और उंगलियों के बीच में दरारें जैसी पड़ जाती हैं। तो यही बीमारी होती है एथलीट फूड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि कोशिका के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो इसमें से हमें गलत कथन बताना कि कौन सा ऑप्शन गलत है। पहला ऑप्शन है कि शेप एंड साइज ऑफ सेल्स आर रिलेटेड ऑफ स्पेसिफिक फंक्शन, यानी कि कोशिका का आकार एवं आकृति किसी विशेष कार्य से संबंधित है। ये बात बिल्कुल सही है, जितनी भी हमारी कोशिकाएं होती हैं उनका सबका अपना अलग अलग कार्य होता है। कुछ कोशिकाएं आकार बदलती रहती हैं, बिल्कुल सही बात है, जैसे हमारी स्पर्म कोशिकाएं हो गई या ओवम कोशिकाएं हो गई, ये अपना सेल्स के जो फॉर्म होती है उनका जो शेप होता है वो चेंज होता रहता है। कार्य के लिए प्रत्येक कोशिका की अपनी क्षमता होती है, ये भी बात बिल्कुल सही है कि हर कोशिका की अपनी कैपेसिटी होती है। स्किन सेल्स की अपनी अलग कैपेसिटी होती है, बोन सेल्स की अपनी अलग कैपेसिटी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा कि शरीर के सभी ऊतकों में एक ही तरह की कोशिकाएं होती हैं। तो ये बात गलत है, हर एक ऊतक में एक जैसी कोशिकाएं कैसे हो सकती हैं। अगर स्किन टिश्यू आप देखोगे तो उसमें जो भी सेल्स होंगी वो सभी स्किन सेल्स होंगी, और इन्होंने बोला है कि सभी एक जैसी होती हैं, तो ये बात यहाँ पे गलत हो जाएगी, यानी कि ऑप्शन डी गलत है। हर एक टिश्यू में एक जैसी कोशिकाएं नहीं होती, ये ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक कामकाजी महिला को प्रतिदिन कितना प्रोटीन लेना चाहिए। तो जो नॉर्मल है, जो इतना एक कामकाजी महिला को, वर्किंग वुमेन को लेने चाहिए, तो वो आपका ऑप्शन हो जाएगा 45। ये बेसिकली 45 से 50 ग्राम इनको पर डे चाहिए होता है फीमेल के लिए। और जो मेल्स के लिए होता है, अगर आप नोट करना चाहना तो मेल्स के लिए ध्यान रखना 55 से 60 ग्राम पर डे मेल्स को
प्रोटीन की आवश्यकता होती है। इससे होता क्या है, हमारी मसल्स, बोन्स ये सभी स्ट्रांग रहती हैं, बॉडी रिपेयर रहती है। तो हमें प्रोटीन खानी चाहिए, इंपॉर्टेंट रहती हैं हमारे न्यूट्रिशंस के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर के किस अंग में टिबिया हड्डी पाई जाती है? अगर आप पहला या दूसरा क्वेश्चन अगर आप ध्यान से समझे, वहाँ पर हमने बताया था कि जो अपने पैर होता है, लेग, उसमें जो हड्डियाँ होती हैं वो खोखली होती हैं, वहाँ पे दो हड्डियाँ होती हैं, एक ऐसे और एक ऐसे। तो एक होती फिबुला और एक होती टिबिया। तो वहीं पे हमने बताया था जो टिबिया हड्डी होती है वो कहाँ पाई जाती है? पाँव में, यानी कि लेग में पाई जाएगी। तो आपका आंसर यहीं से बिल्कुल करेक्ट, ऐसे आप कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा सूक्ष्म जीव हेपेटाइटिस बी के लिए जिम्मेदार है? तो हेपेटाइटिस बी आपका होता है वायरस की वजह से। ये वायरस होता है एक उसी की वजह से हेपेटाइटिस बी बीमारी होती है। और अगर आपसे पूछे वायरस की खोज किसने की, तो वायरस की खोज की थी इवानोवस्की ने। इवानोवस्की ने वायरस की खोज की थी और वायरस की वजह से ही ये हेपेटाइटिस बी बीमारी होती है। हेपेटाइटिस बी बीमारी में आपका लीवर डैमेज हो जाता है, ये बात आप ध्यान रखना। इसमें लीवर हमारा डैमेज हो जाता है, हमें भूख नहीं लगती है, ठीक है, यानी कि इसमें लीवर में इन्फेक्शन हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, निम्न में से कौन सा जंतु त्वचा के द्वारा श्वसन करता है? तो यहाँ पे ऑप्शन दिए गए मछली, कबूतर, मेंढक और कॉकरोच। तो त्वचा के द्वारा जो श्वसन करता है या रेस्पायरेशन बाय स्किन, वो करता है मेढक। ये आपको ऑप्शन ध्यान रखना, मेढक त्वचा से अपना श्वसन या रेस्पायरेशन करता है। मछली की अगर बात की जाए तो ये करती है गिल्स से, गिल्स से ये श्वसन करती है, ठीक है। और एक कॉकरोच होते हैं, इनमें स्पाइरेकल्स होते हैं, SPIRACL, स्पाइरेकल्स होते हैं। एक तरीके से ये सुरंग टाइप से होते हैं, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, ट्यूब जैसे, ठीक है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होते हैं वो कॉकरोच, उससे श्वसन करते हैं। और कबूतर में अपने लंग्स होते हैं, ठीक है। तो फिशेस में हो जाएगा गिल्स, कबूतर में लंग्स होते हैं, मेढक में हो जाएगा स्किन से, कॉकरोच में होगा स्पाइरेकल्स, इनकी बॉडी में ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपस्फोटन गुण के कारण ईंधन में होता है। ईंधन में कौन सी चीज़ ऐसी होती है जिससे हम पता कर पाते हैं कि ईंधन की क्वालिटी अच्छी है? तो वो आंसर हो जाएगा आपका ऑक्टेन नंबर। ईंधन में ऑक्टेन नंबर पाया जाता है और इससे हम लोग फ्यूल यानी कि ईंधन की परफॉर्मेंस को मेजर करते हैं, ठीक है। फ्यूल के परफॉर्मेंस को मेजर किया जाता है ऑक्टेन नंबर से। तो एक तरीके से ये ऑक्टेन नंबर या ऑक्टेन टेस्ट बोला जाता है किसी भी ईंधन की क्वालिटी चेक करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दांत जो कि मानव के जीवन क्रम में 2 बार विकसित होते हैं। तो यानी कि ऐसे दांत जो 2 बार उगते हैं तो उनको बोला जाता है द्विबारदंती। और ये होते हैं जो हमारे मिल्क टीथ होते हैं, या जिनके हम लोग बोलते हैं दूध के दांत। तो मिल्क टीथ ये कितने होते हैं नंबर्स में? 20। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 20। यही जो मिल्क टीथ होते हैं ये 2 बार उगते हैं, इसलिए इनको बोला जाता है जीवन प्रक्रम में ये 2 बार उगते हैं। और अगर आपसे परमानेंट या स्थायी दांत पूछे, स्थायी, तो स्थायी दांत कितने होते हैं या परमानेंट? तो वो होते हैं 32, जो हमेशा रहते हैं। बाद में एक बार अगर ये टूट गए फिर दोबारा ये उगते नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में किस अंग की हड्डी सबसे लंबी होती है? तो आपने शायद काफ़ी बार ये सुना भी होगा कि जांघ में जो हड्डी होती है फीमर, वो सबसे लंबी हड्डी होती है। पूरी बॉडी में सबसे लंबी हड्डी होती है जांघ की फीमर, ठीक है, FEMER, ये ध्यान रखना, ठीक है। और स्पाइनल कॉर्ड तो हमारी रीढ़ की हड्डी हो जाती है, और रिब्स होती हैं, और टखना तो बहुत सी छोटी सी हड्डी होती है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा थाई, यानी कि जांघ के अंदर होती है फीमर। और अगर सबसे छोटी हड्डी की बात की जाए तो होती है स्टेपीज। सबसे छोटी हड्डी होती है स्टेपीज, जो कि हमारे ईयर यानी कि कान में पाई जाती है। ये स्मॉलेस्ट बोन होती है, ठीक है, ये बात आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक आवर्त सारणी में तत्व के वर्गीकरण का आधार क्या है? तो आधुनिक आवर्त सारणी जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है वो दी थी मोजले ने। उनका नाम क्या था? मोजले। जो व्यक्ति थे उनका नाम था मोजले, और उन्होंने ये आपका एटॉमिक नंबर्स पर बेस रखा था। तो इसमें करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, एटॉमिक नंबर। इससे पहले जो आधुनिक आवर्त सारणी जिन्होंने बनाई थी उनका नाम था मेंडलीफ। अगर आपसे पूछा जाए कि जिससे आपसे पूछा जाए कि आवर्त सारणी के जनक कौन है, तो आवर्त सारणी के जनक हैं मेंडलीफ। और मेंडलीफ ने बताया था कि जो तत्वों का वर्गीकरण होता है वो एटॉमिक नंबर पे नहीं, वो एटॉमिक मास पर होता है। तो इन्होंने एटॉमिक मास के बारे में बताया था, जो कि इनके ये हाइपोथेसिस गलत थी। करेक्ट हाइपोथेसिस एटॉमिक नंबर है, जो कि मोजले ने दी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पारे का मुख्य अयस्क है
तो इसमें से आपको बताना पारे का मुख्य अयस्क कौन सा है। तो पारा होता है, यानी कि इसको हम लोग लिखते हैं, पारे को लिखते हैं Hg, और इसका अयस्क होता है HgS, जिसे हम लोग बोलते हैं सिनेबार, ठीक है। और एक इसमें इंपॉर्टेंट लिखा है बॉक्साइट। तो बॉक्साइट किसका अयस्क होता है, ये ध्यान रखिएगा आप, एल्यूमिनियम का अयस्क होता है बॉक्साइट। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। पायराइट अगर पूछा जाए तो ये कॉपर का होता है, ठीक है। और सिनेबार किसका होता है, ये पारे का, यानी कि Hg का अयस्क होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे हल्का तत्व कौन सा है। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम और सोडियम। तो इसमें सबसे हल्का तत्व होता है हाइड्रोजन। इसका एटॉमिक मास होता है 1। तो सबसे हल्का, इसीलिए पीरियोडिक टेबल में फर्स्ट पोजीशन पे रखा रहता है हमारा हाइड्रोजन एलिमेंट। इसमें से फिर अगर आप और बात करो तो हीलियम क्या है, हीलियम एक अक्रिय गैस है, यानी कि इनर्ट गैस है, ये किसी से रिएक्शन नहीं करती है। लिथियम की बात की जाए तो ये सबसे हल्की क्या है, धातु है, सबसे हल्की धातु, यानी कि सबसे हल्की मेटल, ठीक है, इतनी बात ध्यान रखना। और सोडियम क्या है, सोडियम एक ऐसी धातु है जिसको चाकू से भी आप काट सकते हो। ये इतनी सॉफ्ट होती है कि इसको चाकू से या नाइफ से हम लोग काट सकते हैं, समझे, बहुत आसान। ये आप एक बार इनको चारों को समझ लेना, फिर से मैं आपको बता दूं कि हाइड्रोजन क्या है, सबसे हल्का तत्व है। हीलियम क्या है, एक इनर्ट गैस है, किसी से क्रिया नहीं करती है। लिथियम क्या है, सबसे हल्की धातु है। और सोडियम क्या है, ऐसी धातु है जिसे आप चाकू से भी काट सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे हल्की धातु। देखो अभी बिल्कुल सेम टू सेम ऐसे क्वेश्चन पीछे था, तो वहाँ पे लिखा था लिथियम, तो आप करेक्ट आंसर ऐसे देख के बता सकते हैं कि सबसे हल्की धातु यहाँ पर कौन सी हो जाएगी, लिथियम, ठीक है। और एल्युमिनियम के बारे में बताया था, इसका अयस्क क्या होता है, बॉक्साइट, ठीक है, ये बात आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोमबत्ती किसका मिश्रण है। तो मोमबत्ती जो बनती है आपकी, उसमें देखो वैक्स मिलाया जाता है और प्लस उसमें थोड़ा सा एसिड रहता है। तो वैक्स और एसिड के मिलने से हमारी बनती है मोमबत्ती, यानी कि कैंडल। तो इसमें कौन सा वैक्स रहता है, ये आपको केवल ध्यान देना है। तो यहाँ पे वैक्स होता है पैराफिन, पैराफिन वैक्स और स्टीयरिक एसिड मिला के आपका बनता है मोमबत्ती, ध्यान रखना। पैराफिन यहाँ पे हमारा वैक्स रहता है, ठीक है, ये बात आप ध्यान रखिएगा। और इसमें फिर आपसे एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि मोमबत्ती में पीली ज्वाला या येलो फ्लेम क्यों निकलती है। मोमबत्ती जब जलती है तो येलो फ्लेम क्यों निकलती है, क्योंकि इसके अंदर होता है कार्बन, कार्बन के जलने से वो येलो फ्लेम रहती है। कार्बन क्यों होता है, क्योंकि वैक्स होता है हाइड्रोकार्बन, और हाइड्रोकार्बन के अंदर कार्बन तो होगा ही, ये बात आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एल्युमिनियम का महत्वपूर्ण अयस्क है। अभी आपको पिछले क्वेश्चंस में बताया था कि एल्युमिनियम का महत्वपूर्ण अयस्क है बॉक्साइट, तो आपका बॉक्साइट यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये हेमेटाइट और मैग्नेटाइट ये होते हैं आयरन के, यानी कि लोहे के, ये आयरन के अयस्क हैं। और जो एल्युमिनियम का अयस्क है वो आपका हो जाएगा बॉक्साइट। जिंक ब्लेंड ये जिंक का है, जिसे ZnS बोला जाता है, ठीक है, ये जिंक का हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिगरेट के धुएं में प्रमुख प्रदूषक क्या है। तो होता क्या है कि कहीं पर भी अगर आपको धुआं दिखे तो उसमें CO यानी कि कार्बन मोनोऑक्साइड तो 100% होगा ही। तो इसमें पहले, दूसरे, तीसरे ऑप्शन में कार्बन मोनोऑक्साइड दिया है। अब कौन सा ऑप्शन सही होगा, मीथेन, निकोटीन या बेंजीन। तो आपको पता होना चाहिए कि जो सिगरेट वगैरह होती है, तंबाकू वगैरह में, इसमें निकोटीन पाया जाता है ना। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा B, यहाँ पे कार्बन मोनोऑक्साइड और निकोटीन। धुआं कहीं भी दिखे तो उसमें CO का मतलब ही होता है कार्बन मोनोऑक्साइड। परमाणु ऊर्जा एक खनिज आधारित ऊर्जा स्रोत है या डैश से लिया गया है। तो जितनी भी परमाणु ऊर्जा होती है उसमें आपने एक नाम बहुत फेमस सुना होगा, यूरेनियम। और यूरेनियम 235 ज़्यादा फेमस है। ये सब विस्फोट में या परमाणु ऊर्जा में यूज किए जाते हैं। तो इसमें ये यूरेनियम दिया जाता है, हमारा यही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जिंक सल्फाइड को सामान्यता के रूप में जाना जाता है। तो जिंक सल्फाइड का मतलब होता है ZnS, जो कि जिंक का एक अयस्क भी है, और इसको हम लोग कृंतक के नाम से जानते हैं, ठीक है। इसका फॉर्मूला होता है ZnS, और ये जिंक का एक अयस्क यानी कि ओर है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, जल का शुद्धतम रूप क्या है। तो जल का शुद्धतम रूप है यहाँ पे जल, नल का जल, वर्षा का जल, भूजल या आशुद्ध जल। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें वर्षा का जल। वर्षा का जल शुद्धतम क्यों होता है, जबकि आपको तो अशुद्ध लगता होगा। देखिए जो मिट्टी के अंदर जो जल है, या नदी, तालाब, इन सभी में जल है, उसमें मिनरल्स या कुछ छोटे छोटे धातुएं वगैरह उसमें मिल जाती हैं, तो वो कैसा हो जाता है, उसमें इम्प्योरिटीज आ जाती हैं, यानी कि
उसमें कहीं ना कुछ गंदगी है। लेकिन जो आपका वर्षा का जल है ये सीधे ऊपर कंडेंस, यहाँ नीचे वाष्पीकरण हुआ, वाष्पीकरण से ऊपर कंडेंसेशन हो गया और वहाँ से डायरेक्ट प्रेसिपिटेशन हुआ, बारिश हुई। तो जब वो बारिश होती तो पानी बिल्कुल शुद्ध होता है, तो जल का शुद्धतम रूप आपका हो जाएगा वर्षा का जल। ये करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखना। कई लोग इसमें नल का जल या भूजल लगा देते हैं। अगला क्वेश्चन है बायोगैस का मुख्य अयस्क या मुख्य घटक क्या है? तो बायोगैस में सबसे ज़्यादा कौन सी चीज़ होती है? तो ध्यान रखना, इसमें सबसे ज़्यादा होती है मेथेन, इसका फॉर्मूला था CH4, और नंबर 2 पे होती है CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। ये लगभग आपकी 70% के आसपास होती है और ये आपकी 25% के आसपास होती है। लेकिन जो मेनली सबसे ज़्यादा होती है वो कौन सी होती है? मेथेन गैस इसमें सबसे ज़्यादा पाई जाती है। ठीक है, इतनी बात आप समझ गए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है मानव शरीर में सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? तो मानव शरीर में सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाने वाला तत्व आपका हो जाएगा ऑक्सीजन। हमारी बॉडी में सबसे ज़्यादा जो तत्व पाया जाता है वो ऑक्सीजन है। अब बॉडी में सबसे ज़्यादा 70% की मात्रा में कौन सी चीज़ है? वो वाटर है। ये बात आप ध्यान रखिएगा, बॉडी में 70% वाटर है, लेकिन सबसे प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाले तत्व की बात की जाए तो ऑक्सीजन है। ठीक है, इतनी बात आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो ग्रीन हाउस गैस इसमें से कौन सी नहीं है? जैसे हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड और क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो इसमें से हाइड्रोजन ग्रीन हाउस गैस नहीं है, कार्बन डाइऑक्साइड सबसे प्रमुख ग्रीन हाउस गैस है, नाइट्रिक ऑक्साइड भी ग्रीन हाउस गैस है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन भी ग्रीन हाउस गैस है, और जलवाष्प यानी कि वाटर वेपर भी आपकी एक ग्रीन हाउस गैस है। ग्रीन हाउस गैस क्या करती हैं? जो यहाँ का तापमान बढ़ाती हैं। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट कौन सी है? कार्बन डाइऑक्साइड। और इसमें से कौन सी नहीं है? तो आपकी हाइड्रोजन नहीं है, ध्यान रखिएगा। हाइड्रोजन है क्या? हाइड्रोजन सबसे ऐसी एक गैस है या ऐसा समझो अधातु है जो जलती है और इससे कोई प्रदूषण नहीं फैलता है, इसीलिए इसको भविष्य का ईंधन भी बोला जाता है। भविष्य का ईंधन अगर पूछा जाए आपसे कौन है तो फ्यूचर्स फ्यूल है बेटा आपका हाइड्रोजन, क्योंकि इसके जलने से कोई प्रदूषण नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लिटमस डैश डैश से प्राप्त होता है? तो लिटमस किससे प्राप्त होता है? लिटमस बेसिकली प्राप्त होता है लाइकेंस से। लिटमस हमें प्राप्त होता है लाइकेंस से, और लाइकेंस क्या है यहाँ पर? काई। होता क्या है लिटमस का काम क्या होता है? जो आपका एसिड यानी कि अम्ल और जो बेस जो होते हैं क्षार, इनको अगर आपको लिक्विड दे दिया जाए और पता करना हो कि ये एसिड है या ये बेस है, तो आप कैसे पता करोगे? एसिड को अगर आप लिटमस पे डालोगे तो वो कैसा लिटमस पेपर हो जाएगा? रेड। और बेस को अगर आप लिटमस पे डालते तो वो हो जाता है ब्लू। ये बात आप ध्यान रखना, ये रेड हो जाता है। अगर एसिड को आपने लिटमस पे डाला तो वो रेड हो जाएगा, और बेस को लिटमस पे डालोगे तो ब्लू हो जाएगा। ये बात आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गन्ना के किण्वन द्वारा बनाए गए सिरके में क्या होता है? तो सिरके में आपको पता होगा, बहुत फेमस क्वेश्चन है, एसिटिक एसिड सिरके में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है माचिस की तीली की नोक में होती है? तो माचिस की तीली अगर आप देखो तो उस पर रेड कलर का कुछ लगा रहता है, तो वो होता है लाल फास्फोरस। माचिस की तीली के ऊपर लाल फास्फोरस होता है और ये बहुत ज़्यादा फ्लेमेबल होता है, यानी कि बहुत जल्दी ये जल जाता है। अगला क्वेश्चन है व्यावसायिक रूप से सोडियम बाइकार्बोनेट के रूप में जाना जाता है? सोडियम बाइकार्बोनेट जिसका फॉर्मूला हुआ जाके NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट। और सोडियम बाइकार्बोनेट कुछ और नहीं होता, ये आपका खाने वाला सोडा यानी कि बेकिंग सोडा होता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, बेकिंग सोडा ही होता है जो सोडियम बाइकार्बोनेट के रूप में जाना जाता है, और इससे आप अगर डालते हो तो आपकी कचौड़ी या पकौड़े वगैरह जो आप बनाते हो वो ज़्यादा सॉफ्ट बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोर्टार पानी, रेत और डेड डैश का मिश्रण है? यानी कि मोर्टार किन किन चीज़ों का मिश्रण है? उसमें पानी भी है, रेत भी है, उसके अलावा क्या है? तो मोर्टार बेसिकली होता क्या है? जब आप घर वगैरह बनवाते हो तो उसमें जो मसाला आप बनाते हो जिसमें सीमेंट और पानी और बालू मिलाते हो, तो समझ गया ना? आपने देखो क्या मिलाया? पानी मिलाया, रेत मिलाया, और क्या मिलाओगे आप? सीमेंट मिलाओगे। तो सीमेंट का काम यहाँ पे कौन करेगा? कास्टिक चूना, ध्यान रखना। तो कई लोग मोर्टार समझ नहीं पाते हैं। मोर्टार का मतलब होता है मसाला जो हम लोग घर बनाने में यूज करते हैं। ठीक है, ध्यान रखना। तो कास्टिक चूना, ये इसका मतलब एक तरीके से हो गया। ये यहाँ पे क्या होगा? ये होगा हमारा सीमेंट। सीमेंट में आप लोग रेत यानी कि बालू भी डालते हो और पानी भी मिलाते हो, तो आपका मोर्टार यानी कि मसाला बन जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है केलामीन किस धातु का अयस्क है? तो केलामीन जिंक धातु का अयस्क है। ठीक है,
अगर इसका फार्मूला समझो तो वही ZnS, जिसे जिंक ब्लेंडी भी बोलते हैं, यही कैलामीन हमारा होता है। किस धातु का अयस्क है ये? ZnS, यानी कि जिंक का ये एक अयस्क है। इसके बाद हम लोग समझेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा DNA का क्षार नहीं है? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी एग्जाम्स में आया है और ये एग्जाम्स में इसके आने के चांसेस 100% हैं इस बार भी। देखिए DNA में होता क्या है, ये जो यहाँ पे एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन और यूरेसिल लिखे हैं, ये चारों किस में पाए जाते हैं? तो ये चारों के चारों पाए जाते हैं आपके RNA में, ठीक है। इनमें से एक ऐसा है जो DNA में नहीं पाया जाता है, बाकी 3 पाए जाते हैं। तो यहाँ पे जो ये यूरेसिल है, ये यूरेसिल DNA में नहीं पाया जाता है। DNA में यूरेसिल की जगह पे थायमीन पाया जाता है, ये बात आप ध्यान रखना। तो यानी कि ये ऊपर के 3 और प्लस ये चौथा, ये सब पाए जाएंगे आपके DNA में, और ये टोटल चारों किस में पाए जाते हैं? ये पाए जाते हैं RNA में। तो RNA में कौन कौन से हुए? एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन और यूरेसिल। और आपके DNA में कौन से हो गए? एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन और थायमीन। ये बात आप ध्यान रखना, यूरेसिल जो है वो DNA में नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश एक प्रकार की विद्युत चुंबकीय तरंग है, या सर्वप्रथम किसने बताया? तो ये सर्वप्रथम आपको ये बताया था मैक्सवेल ने, और इनकी वजह से जो आज ये टीवी और जो हम लोग टेलीविज़न वगैरह ये सब देखते हैं, न्यूज़ सुनते हैं, ये विद्युत चुंबकीय तरंग, इन्होंने एक सिद्धांत दिया था, विद्युत चुंबकीय सिद्धांत। वो किसने दिया था? मैक्सवेल ने, और इन्होंने सबसे पहले बताया कि प्रकाश एक प्रकार की विद्युत चुंबकीय तरंग है, ठीक है। तो मैक्सवेल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन है, निम्न में से भी कक्षक का आकार कौन सा है? तो यहाँ पे भी कक्षक ये गलत हो गया, भी की जगह पे आप कर लीजिए पी कक्षक, ये मिसप्रिंट हो गया है। होता क्या है, आपने अगर आपने पीरियोडिक टेबल पढ़ा तो इसमें S, P, D और F 4 ब्लॉक्स होते हैं, तो सबके अलग अलग आकार होते हैं। S होता है गोलाकार, ठीक है। इसके बाद P होता है डंबल के आकार का, और D होता है, ये D का मतलब होता है द्विडंबल, ये द्विडंबल के आकार का होता है। और जो F होता है ये होता है विस्तृत, यानी कि फैला हुआ, ठीक है। तो ये आंसर। अब यहाँ पे P के बारे में पूछा, तो P से आपका आंसर हो जाएगा डंबल के आकार का होता है। डंबल कैसा? इस आकार का। और जो ये द्विडंबल लिखा, इसमें मतलब एक डंबल ऐसे बना दो और एक ऐसे बना दो, ये द्विडंबल हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, संवेग की इकाई क्या है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा B। कैसे होगा समझिए, संवेग का मतलब होता है P बराबर mv, ये फॉर्मूला होता है। m का मतलब होता है मास, और मास की इकाई होती है किलोग्राम। v का मतलब वेलोसिटी, वेलोसिटी का मतलब होता है मीटर पर सेकंड। तो किलोग्राम ऐसे रहेगा, मीटर ऐसे रहेगा, सेकंड नीचे से ऊपर जाएगा तो इसकी पावर -1 हो जाएगी, इसलिए आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आवर्त सारणी का आविष्कार किसने किया? तो बिल्कुल पहले अभी जो क्वेश्चन कराया था उसमें बताया था, आवर्त सारणी का आविष्कार या खोज किसने की? मेंडलीफ ने। और इसकी जो आधुनिक आवर्त सारणी है, आधुनिक आवर्त सारणी दी थी मोजले ने। उन्होंने मोजले परमाणु क्रमांक के बारे में बताया था, और मेंडलीफ ने परमाणु द्रव्यमान के बारे में वर्गीकरण किया था। अगला क्वेश्चन है, रेडियोथेरेपी में प्रयुक्त नोबेल गैस कौन सी है? तो रेडियोथेरेपी का प्रयोग होता कहाँ? तो इसका प्रयोग होता है कैंसर के इलाज में। जो भी कैंसर के इलाज में हमारी सेल्स डैमेज होती हैं, वो आगे बढ़ती रहती हैं, उन सेल्स को हम लोग ख़त्म कर देते हैं। किसकी वजह से? रेडियोथेरेपी के द्वारा। और इसमें कौन सी नोबेल गैस यूज होती है? तो इसमें रेडॉन नोबेल गैस हमारी यूज करी जाती है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस माध्यम में ध्वनि सबसे तेज चलती है? ध्वनि को चलने के लिए माध्यम यानी कि मीडियम की आवश्यकता होती है। हमारे पास 3 माध्यम होते हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। तो सबसे तेज चलती है सॉलिड में, नंबर 2 पे चलती है लिक्विड में, सबसे कम चलती है गैस में। तो सबसे ज़्यादा तेज किस में चलती है? सॉलिड में। और कहाँ पे नहीं चलती है? तो नहीं चलती है निर्वात में, क्योंकि निर्वात में कोई माध्यम ही नहीं होता, वैक्यूम होता है। अगर आप स्पेस में या निर्वात में जाओगे, वहाँ पर बोलोगे तो आपके पड़ोस में खड़ा व्यक्ति सुन नहीं पाएगा, क्योंकि वहाँ पे ध्वनि संचरित ही नहीं होती है। अगला क्वेश्चन है, कृत्रिम वर्षा में प्रयुक्त होने वाला रसायन कौन सा है? तो इसमें कृत्रिम वर्षा में सिल्वर आयोडाइड का यूज होता है, जिसका फॉर्मूला होता है AgI। Ag का मतलब सिल्वर, I का मतलब आयोडाइड, तो सिल्वर आयोडाइड का यूज किया जाता है कृत्रिम वर्षा या आर्टिफिशियल रेन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब उत्तल लेंस में वस्तु की स्थिति अनंत पर होती तो उस छवि का आकार कैसा होता है? छवि का मतलब होता है इमेज, जो भी वस्तु रखी जाएगी कहीं दूर पे उसकी इमेज या प्रतिबिंब कैसा बनेगा। तो उत्तल लेंस इस तरीके से होता है, और इसमें जब अनंत से किरणें आती हैं तो बाद में वो एक बिंदु पर मिल जाती हैं और बहुत छोटी सी एक इमेज बनाती हैं, बहुत छोटे आकार की, यानी कि बिंदु के आकार की, इसलिए बहुत छोटा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से हाइड्रोनियम आयन कौन सा है? तो हाइड्रोनियम आयन होता क्या है? ये हमारे एसिड में
पाया जाता है और इसका बेसिक फार्मूला H पॉजिटिव होता है, लेकिन ये वहाँ पे जल से मिल जाता है, तो जल से मिलने की वजह से ये बन जाता है H3O पॉजिटिव। तो H3O पॉजिटिव हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि एसिड में पाया जाता है। और नंबर यहाँ पे OH जो लिखा है ये पाया जाता है आपका बेस में यानी कि क्षार में, और इसको हाइड्रोक्साइड आयन बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्राकृतिक रबर को मजबूत और अधिक उछाल वाला बनाने के लिए कौन सा पदार्थ मिलाया जाता है? तो इसमें गंधक मिलाया जाता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, सल्फर। और ये प्रोसेस जो प्राकृतिक रबर में सल्फर मिलाते हैं, इसके प्रोसेस को बोलते हैं वल्कनाइजेशन कर लेना, ठीक है। वल्कनाइजेशन इसको कहा जाता है। वल्कनाइजेशन प्रोसेस के द्वारा प्राकृतिक रबर में सल्फर मिला के इसको मजबूत और अधिक उछाल वाला बनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, गैलेना किसका खनिज है? तो गैलेना होता है शीशे का। गैलेना का केमिकल फार्मूला होता है PbS। Pb का मतलब लेड या शीशा होता है, तो आप ध्यान रखने का, गैलेना का होता है शीशा। लोहे के हमने बताए थे हेमेटाइट और मैग्नेटाइट, और यहाँ पे कैल्शियम और सोने के अलग होते हैं। अगला क्वेश्चन है, सफ़ेद फास्फोरस को हमेशा किसके नीचे रखा जाता है? तो सफ़ेद फास्फोरस ये बहुत क्रियाशील या हाईली फ्लेमेबल होती है, यानी कि इसको अगर ये वायु के कांटेक्ट में आई तो जलने लगती है, इसलिए इसको पानी के नीचे रखा जाता है ताकि ये वायु के कांटेक्ट में ना आ पाए। अगला क्वेश्चन है, परमाणु ऊर्जा खनिज आधारित ऊर्जा स्रोत है या डड्डे से लिया गया है? ये क्वेश्चन आपका होमवर्क में रहेगा। अगर आपने पूरा वीडियो देखा है तो उसमें ये क्वेश्चन कहीं पे दिया है, तो इस क्वेश्चन का आंसर आप हमारे कमेंट बॉक्स में बताओगे। और साथ ही साथ अगर आपको हमारे वीडियो का कंटेंट, हमारे पढ़ाने का तरीका, और आपको लगा कि यहाँ पे कुछ आपको प्रोडक्टिव बताया गया है, तो आप चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें। हमारे चैनल आपको यूट्यूब, इंस्टा, फेसबुक, ट्विटर, हर जगह पे आपको परिवर्तन द एजुकेशन हब सर्च करना है, वहाँ पे आपको हमारा चैनल पेज आपको मिल जाएगा। आप अपना सपोर्ट देते रहिए और हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।